आपके जो क्लाइंट है वो दोनों टाइप के होते होंगे, सही भी और गलत भी, लेकिन आपको एक रिप्रेजेंटेशन देनी है सही। हमेशा सही दिखने का जो प्रेशर होता है वो कैसे मेंटेन किया जाता है? तो जिन लॉयर्स के फंडामेंटल क्लियर होते हैं वो शुरुआत में वकील को बताते थे, भाई देखिए आपके मुकदमे में ये कमी है, गारंटी मेरी कोई नहीं है, मैं अपना बेस्ट एफर्ट करूंगा। पर डे 22,000 केसेस तो इंडिया में रजिस्टर होते हैं रोज, और आप 3 महीने बाद सिर्फ 10,000 केसेस को सॉल्व करके कह रहे हैं कि जी अदालत उठा दी। जब तक हम नंबर ऑफ जजेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बढ़ाएंगे, आप कुछ कर लीजिए। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक शिक्षा के लिए क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए और अपने प्रेशर को वो लोग कैसे हैंडल करें? इफ यू वांट टू बिकम लॉयर देन लीव जुडिशियल एग्जाम्स। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए पॉडकास्ट में। कुछ टाइम पहले ना मेरी एक वकील साहब से बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि वकीलों का और डॉक्टरों का काम, दोनों का काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टर्स की इज्जत ज़्यादा है। और मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है शायद डॉक्टर्स का काम ज़्यादा मुश्किल है इसलिए, लेकिन वकील साहब ने कहा कि ये बिल्कुल गैर वाजिब बात है। वकीलों का काम ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने कहा कैसे? कहते ये बात अब तुम तब समझ पाओगे जब कभी किसी की सर्जरी चल रही हो और साथ में खड़ा डॉक्टर वो दूसरे डॉक्टर के ऑपरेशन के बीच में पेशेंट की नसें काटना शुरू कर दे। अब इस बात में खैर दम तो था ही। आज का ये एपिसोड उन्हीं वकील साहब को समर्पित है। मेरे बड़े भाई और ना जाने मेरे जैसे कितने ही संघर्षकर्ताओं के बड़े भाई अन्ना भैया, अंतरिक्ष सक्सेना जी एडवोकेट हैं ये, और काफ़ी लोग इन्हें जानते हैं जो सोशल वर्क को फॉलो करते हैं। अंतरिक्ष जी, आपका स्वागत है। और सॉरी नाम ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो भैया ही कहते आए हैं हम आपको। भैया, एक भैया के बारे में आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं। आज का जो ज़माना है ना, जब पेशा लोगों के लिए एक बिजनेस बन गया है, हर तरह का पेशा, और इसमें खासकर हमारे समाज में कहा जाता है यार डॉक्टर और वकीलों से तो भगवान ही बचाए। और डॉक्टर्स के पास फिर भी लोग जाना चाहते हैं क्योंकि जब उनकी तबीयत खराब होती है, लेकिन वकीलों से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर सच में समझा जाए ना, एक मूवी आई थी अगर आपको याद हो, जॉली LLB, उसमें एक डायलॉग था एंड का जो जज साहब कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, चाहे कितने लोग बाहर कानून को गालियां दे दें, लेकिन एंड में जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है या किसी के साथ अन्याय होता है तो वो कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। और जब ये बात आती है ना तो हमें समझ में आता है कि कानून की एक्चुअल में वैल्यू क्या है और हमें ज़रूरत क्या है। अंतरिक्ष भैया की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ना कभी पेशा नहीं समझा है कानून को, और इनके लिए खैर पैसा ज़्यादा अहमियत रखता भी नहीं है। जो लोग इनके साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि ये गरीबों की आवाज़ हैं, ये ज़रूरतमंदों के साथ ऐसे खड़े होते हैं जैसे, एक एग्जांपल दो, कई लोग डॉक्टर्स बनते हैं और वो कहते हैं ना कि यार हम तो डॉक्टर इसलिए बने कि हम लोगों की सेवा कर पाए, और वो लोग जाते भी हैं, वो गांव में देहातों में जाकर वो लोगों की फ्री सेवा करते हैं। वकीलों में अगर वैसा एक चेहरा अंतरिक्ष भैया भी हैं, और ये तो हम खैर पर्सनली काफ़ी टाइम से हमारी भी काफ़ी हेल्प करी है जब हमें ज़रूरत पड़ी। मेरे जैसे जाने कितने ही हमारे जान पहचान में या भैया की जान पहचान में लोग हैं जो इस बात को कहते हैं। और एक चीज़ होती है कि आप ना, भैया जो है वो कभी भी, जैसे नए लोग हैं उनकी ना हेल्प करते हैं। नए वकीलों की ज़्यादातर रैगिंग होती है और वो ये सोचते हैं कि यार हम जो है इंटर्नशिप पे हैं तो किसके अंडर हम प्रैक्टिस करें। जो भैया के अंडर जाते हैं ना वो लोग खुश होते हैं कि भैया रैगिंग नहीं करते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। एक भैया एक वो चिराग हैं जो खुद जल के लोगों को उज्ज्वलित करते हैं, ठीक है, लोगों को रोशनी दिखाते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। ज़्यादा बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि भैया के साथ भैया है तो ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन भैया से ही जानते हैं कुछ ऐसे पहलू। मैं मानसिक स्थिति पे, मेंटल हेल्थ पे जब बात करता हूँ और मैं हर प्रोफेशन को छेड़ता हूँ तो कानून से रिलेटेड, वकालत से रिलेटेड, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 2 जॉब्स ऐसी हैं इंडिया में जो बिल्कुल थैंकलेस हैं। एक है पुलिस की नौकरी, लोग उनके ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम जरूर लगाते हैं, लेकिन थैंकलेस जॉब है वो, क्योंकि वो किस लेवल पे जाके आपको सुरक्षित रखते हैं ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। और दूसरे वकील आपको कानूनी पचेड़ों से निकाल भी लाएंगे, आपको बचाएंगे भी, आपके हक के लिए लड़ेंगे भी, और लास्ट में आप यही कहेंगे यार वकील ने लूट लिया। तो ये बड़ी थैंकलेस जॉब है, लेकिन इनके लिए जो प्रेशर, जो स्ट्रेस ये लोग लेते हैं आपके केसेस को लड़ने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। वकीलों को किन किन मानसिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे।
तो भैया स्वागत है आपका। और भैया सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि जब हम ना पेशे की बात कर रहा हूँ मैं, तो कानूनी पेशे में शायद ना संघर्ष, शुरुआती दिनों के संघर्ष, जो मैं बात कर रहा था कि इंटर्नशिप करना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल, है ना, लोग वैल्यू नहीं देते हैं ज्यादातर, तो आपके बिल्कुल, जो बिल्कुल, सीनियर्स होते हैं, बिल्कुल। तो जो स्टार्टिंग है उन दिनों में जो एक मानसिक दबाव रहता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है? देखिए सुशील जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे अवसर प्रदान किया यहाँ आके अपनी बात कहने का। और ये एक बड़ा गूढ़ विषय है जिसे आप लेके आए हैं। जब एक कॉलेज स्टूडेंट एलएलबी करके वकालत की पेशे में कदम रखने की तैयारी कर रहा है, अभी रजिस्टर नहीं हुआ वो, हाँ जी, एक प्रोसेस होता है हमारे इंटर्नशिप का। ड्यूरिंग कोर्स आपको कि कोर्ट अटेंड करनी होती है कोई काउंसिल के साथ, वहां से उसकी बतौर वकील व्यावसायिक यात्रा शुरू होती है। हाँ जी, अब होता क्या है, हमारी तुलना अक्सर मेडिकल प्रोफेशन से करी जाती है, आपने अभी शुरुआत में जिक्र किया। बिल्कुल, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स इंटर्नशिप के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दे गेट लिक्रेटिव रिम्यूनरेशन इन एनी काइंड ऑफ स्टाइपेंड, हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ सबसे पहला ये थैंकलेस काम हुआ करता था। इवन मैंने 2002 में इस पेशे में पदार्पण किया। 2002 में मैंने एलएलबी शुरू किया और फर्स्ट ईयर से ही मैं इंटर्नशिप में आ गया। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि उस समय जिस समय लोग अनपेड इंटर्न हुआ करते थे, मैं उस समय भी पेड इंटर्न था। ओके, और ठीक है, सैलरी वॉज नॉट, मतलब स्टाइपेंड वॉज नॉट वेरी मच, लेकिन हाँ मुझे मिल रहा था जबकि मेरे साथियों को नहीं मिल रहा था। तो मैं सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सबसे पहले टीचर और सबसे एलएलबी के टीचर और सबसे पहले गुरु वकालत की दुनिया में श्री शिरीष कुमार मल्होत्रा जी का। और न कान में इसलिए पकड़ता हूँ कि मैं उस्ताद का नाम लेता हूँ तो कान पकड़ना हमारे यहाँ रिवाज होता है, बिल्कुल, नाम नहीं ले सकते। और इस समय उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं जी। तो उनसे बहुत कुछ सीखा। जिस समय उन्हें ज्वाइन किया, उस समय जब इंट्रेंस अनपेड हुआ करते थे, आई वॉज द फर्स्ट पेड इंटर्न। तो मैंने पेशे को वहां से देखना शुरू किया। मेरे साथ के साथी थे, आप कुछ भी करेंगे, कोर्ट आएंगे जाएंगे तो कम से कम एक सर्टेन अमाउंट अपने किराए में तो खर्च करेंगे। बिल्कुल, उस समय ये भी सर्टेनिटी नहीं थी कि वो पैसा जो आप किराए में आने जाने के लिए खर्च कर रहे हैं वो भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप घर क्या लेके जाएंगे तो बात की बात है जी। कंसेप्ट ये था कि आपको सिखा रहे हैं, यही आपके लिए गेन है। आप जो आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो आप सीखने के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल, यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ प्रोफेशनली। आपको हम अपने यहाँ ऑफिस में जगह दे रहे हैं, काम करने का मौका दे रहे हैं, सीखने का मौका दे रहे हैं जी। यही आपका गेन है। और किसी लिक्रेटिव इंटरेस्ट की बात मत कीजिएगा। खैर, मैंने अपने बहुत करीबी साथियों का वो स्ट्रगल पीरियड देखा जी। हम लोग करीब 150 अप्रॉक्स कोर्ट पहुंचे थे साथ में। और प्रोफेशन की हार्डशिप कह लें, कंडीशंस कह लें, कुछ भी कह लें, आज मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा बैच बड़ा तब मैं तो ये कहूँगा सक्सेसफुल बैच मानता हूँ कि मेरे साथ के करीब 50 से ज़्यादा लड़के इस समय प्रैक्टिस में हैं। ओके, वरना जनरली 14, 15, 20 बैठते हैं जी। 14, 15, 20 पर बैच निकल के आते थे उस समय एवरेज इज तक। 18 एक्चुअली। हाँ जी। मेरे मोर देन 50 जो हैं साथी कलीग्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। हाँ जी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने वहाँ से उनकी समस्याओं को देखा, समझा, फिर कुछ कारण हुआ मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ा। वो जो मेरा करीब 8-9 महीने का पीरियड था, इतना टफ पीरियड था सुशील जी कि मैं घर से 12 बजे निकलता था और 3:30 बजे वापस चला जाता था। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे तो साइकिल से आता था।
और टिफिन में अपना केवल इसलिए नहीं लाता था दोपहर का क्योंकि मेरे पास खाने की जगह नहीं थी। ओ, पूरे दिन 3 घंटे घूमूंगा, 3.5 घंटे घूमूंगा, क्या लेके जाऊंगा किसी को नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। बहुत टफ टाइम था, स्ट्रगल किया। उस समय मैं याद करना चाहूँगा, एक बड़े भाई अब दुनिया में नहीं है, धर्मेंद्र सक्सेना जी को, उनका बुक स्टॉल है वहाँ। तो अगर कोई क्लाइंट आ भी जाता तो मुझे वहाँ बैठाना पड़ता था, और वो भी उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे जगह दी कि अंतरिक्ष, अगर तुमको अपना क्लाइंट बैठाने के लिए दिक्कत हो रही तो यहाँ आके बैठो। एक अभी मूवी आई, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, वो शायद वेब सीरीज थी, मामला लीगल है। बिल्कुल, उसमें क्या इतना कुर्सी के लिए, बिल्कुल ऑथेंटिक पिक्चराइजेशन उन्होंने किया, थोड़ा उसमें उन्होंने उसको अल्टर किया, बिल्कुल लेकिन बड़ा ऑथेंटिक। और वो हमारी फ्रेटर्निटी में बड़ी पॉपुलर भी हुई इसीलिए, क्योंकि मैं, मेरे सीनियर, उनके सीनियर सब ये स्ट्रगल देखते हुए आए हैं। बिल्कुल। और आज हो सकता है मेरे जूनियर्स भी वो स्ट्रगल देख रहे हैं। तो जब तक हमारा जनरेशन आया था जूनियरशिप में, तब तक हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा। बैठने की सीटें हम पे नहीं होती थी, हम पे इतनी जगह नहीं थी कि हम कहीं कॉमन टेबल पे बैठ के खाना खा लें। शाम को 10 रुपए घर लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, वो खराब स्थितियां हम देख के आए। और वहां हमने एक बात ये सोची कि अगर ईश्वर ने कभी सक्षम बनाया तो एक ऐसी स्थिति जरूर डेवलप करेंगे जो दिक्कत हम देख के आए हैं वो साथियों को ना हो। बिल्कुल। क्लाइंट मिल जाता था तो वो ये सोचता था हम काम दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास एक ही मैटर है डील करने के लिए, हम 100% लगा रहे हैं, हम 8 घंटे 10 घंटे उसी के मैटर पर स्टडी कर रहे हैं, सीनियर से पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी क्लाइंट को लगता था कि हमने इन्हें काम दे के आसान कर दिया। किसी, वैसे तो जनरली सीनियर्स बड़े जेनरस होते हैं, कभी कभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ये एक्सप्लॉइट करने आए हैं, कभी कभी कुछ लोग बड़ा एब्सर्ड भी बात कर जाते थे। मुझसे खैर किसी ने नहीं करी, लेकिन मैंने अपने जो साथी जूनियर जाते थे उनसे मैंने देखा कि अरे ये नहीं पढ़ क्या है, ये नहीं करा। तो वहाँ थोड़ा सा समझने की बात थी कि बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा इसीलिए आपके पास आया जी। खैर, तो मकसद कहने का ये है, बहुत स्ट्रगलिंग और बहुत टफ जॉब जी। अब आपने पूरा दिन कचहरी में गुजारा, अब आप पहुंचे घर, तो घर वाले आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 8 घंटा वहां गुजार के आए हो, करके कहना है। अब तुम उसे अपनी नॉलेज तो घर वालों को दिखा नहीं सकते कि मैंने फला रूलिंग पढ़ी, फला केस अटेंड किया, फला सुनवाई में मैं खड़ा हुआ, मैंने ये सीखा। उन्हें क्या कंसर्न इस बात से? तो घर वालों के लिए भी आप एक टाइम की वेस्टेज के लिए जा रहे हैं कि वहां से कुछ लेके तो आप आ नहीं रहे। नए बच्चे आया करते थे, सीनियर्स से ऐसा लगता था कि भाई वो काम सिखा के आसान कर रहे थे, वो कर भी रहे थे। मुवक्किल, उसका अलग प्रेशर रहता था, पैसा दे, फीस देना नहीं चाहता था, और काम चाहता था बिल्कुल प्रीमियम जी। तो ये सारी चीजें मिलकर, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, ये मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने अपने साथियों के साथ बहुत देखा है जी। और बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है मैं आपको सुनाना चाहूँगा जी। मेरे साथ एक साथी थे, गौरव सक्सेना, बहुत करीबी दोस्त थे मेरे। साथ में हम लोगों ने इंटर्नशिप शुरू करी। 1-1.5 महीने बाद आता है, कहता है यार वो मैं प्रैक्टिस छोड़ा हूँ। क्यों यार? उसके सीनियर भी पे करते थे जी। तेरे सीनियर अच्छा पे करते हैं, तुझे परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं, सब दे रहे हैं जी, तो तुझे रुकना चाहिए। उसने मुझे जो कंडीशंस बताई, बोला यार मैं यहाँ कितने दिन रुक लूँ, लेकिन मेरी फ्यूचर क्लाइंटेज कहाँ से आएगी? अब आप समझिए, एक नए वकील के लिए इसके साथ एक ये भी नया प्रेशर है कि मैं ये काम कर तो लूँ, फ्यूचर क्लाइंटेज कहाँ से आएगी? उसने कहा मेरा सीनियर क्रिमिनल प्रैक्टिशनर है,
मैं गांव से नहीं, मेरा कोई नेटवर्क नहीं, मेरा कोई मिलने वाला क्रिमिनल नहीं, काम कहाँ से आएगा? बिल्कुल। ही लेफ्ट द प्रैक्टिस, ओ। और बहुत अच्छा लड़का था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर से मिल के, उससे स्ट्रगल करके, तब एक वकील या एक लॉयर बन के आता है, निखर के आता है। ये उसकी भट्टी है जो सोने को कुंदन बनाती है। और ये मुझे आज लगता है जब मैं इस जगह आ गया हूँ कि मैं किसी को अपने साथ काम कराने की स्थिति में, वरना जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था तो मुझको भी ये लगता था। प्रेशर है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है। आप समझिए कि मेरे ख्याल से 32 साल या 33 साल की उम्र में मुझे शुगर हो गई। हमारी अपनी हेल्थ पे बीतती है, बिल्कुल। हमारी अपनी रात की नींद पे बीतती है, फैमिली लाइफ पे बीतती है। प्रेशर तो है। और भैया आपने बीच में एक बात करी कि क्लाइंट समझता है हम एहसान कर रहे हैं काम करके। इसी में एक चीज आती है कि ना कई बार बिना फीस, जैसे हम शायद प्रो बोनो भी एक टर्मिनोलॉजी है, उसको यूज किया जाता है। और कई बार शायद कोर्ट ही कहता है कि जी इनको एक वकील दो और फ्री में केस लड़ने के लिए, जब कोई ना मिल रहा हो। तो जब प्रो बोनो या फ्री में जब आप लड़ते हैं किसी का केस, तो इससे आत्मसम्मान को एक वकील के कितना धक्का पड़ता है या क्या असर पड़ता है उस पर? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपकी बात में संशोधन करूंगा कि मेरे सामने आज तक कभी किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनका केस कर लीजिए। उसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में पूरा प्रोविजन है जी। पैनल्ड लॉयर्स होते हैं, और अगर कोर्ट किसी को लॉयर प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उस क्लाइंट के लिए है, उस पार्टी के लिए है जिसे लॉयर प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन उसकी फीस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है। ठीक, उसका पैनल है अपना। तो और उसे अमेकस क्वेरी भी कहते हैं। पहले एक प्रोविजन होता अमेकस क्वेरी का, उसके एक पैनल बनता था हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ओके। उनको कोर्ट केवल बोल सकती थी, उनकी प्रिस्क्राइब्ड फीस थी जो उन्हें मिलती है। तो एक तो बात ये। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि प्रो बोलो की आपने बात करी, जिस समय आपके पास काम नहीं है उस समय कभी कभी मेंटली इतना प्रेशर होता है कि अगर मैं काम कर रहा हूं, भले ही कुछ नहीं मिल रहा है, काम तो मिल रहा है। बिल्कुल। मैं डाइस पे परफॉर्म तो कर रहा हूं, मेरी परफॉर्मेंस देख के हो सकता है कोई आदमी आ जाए। इस मेंटल स्ट्रेस में लोग काम करते हैं। मैं यहाँ आपकी बात को फिर दोहराना चाहूंगा, कभी किसी डॉक्टर को फ्री में इलाज करते हुए देखा है? सिर्फ सरकारी डॉक्टर, वो भी सरकार से उनको पैसा ले सैलरी रहे मिल हैं। रही, वो सरकार से पैसा ले रहे हैं। उनको सैलरी मिल रही इस बात की। बिल्कुल बिल्कुल। एक ना क्वेश्चन हमारे पास आया था हमारे कुछ दर्शकों की तरफ से भी, कि आप जब केस लड़ रहे हैं किसी का, और एक्चुअल में ना कुछ केस ऐसे होते भी हैं जिसकी वजह से सब वकीलों पे फिर वो इफेक्ट डालता है। जैसे जब कोई दो पार्टीज आपस में केस लड़ रही हो, तो एक पार्टियों में ये बड़ा चलता है उनके दिमाग में, यार हमारा वकील सामने वाले वकील से मिल ना जाए, सामने वाली पार्टी से ना मिल जाए। तो एक शक का जो एक कीड़ा है ना, वो लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लोगों की गलती है, ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं, वो आपको भी पता होगा, आपके भी इतना लंबा आपका करियर रहा है तो उसमें ये चीजें हुई भी है, हमारे जान पहचान में कुछ केसेस ऐसे हुए हैं। लेकिन जब एक क्लाइंट आपको शक की नजर से देख रहा है और आप बिल्कुल आप दिल से उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं, उनका केस दिल से लड़ रहे हैं, तब आपके एक मेंटली आप पे क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या प्रेशर रहता है उस चीज का? बड़ा अच्छा सवाल सुशील आपने किया। सबसे पहले इसके लिए एक बेसिक आपको बताऊं। हाँ जी। लॉयरिंग के पेशे के लिए मेंटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं, तब आप बहुत जल्दी इरिटेट होंगे, पेशेंस लूज करेंगे, बिल्कुल। आपको प्रोफेशनल डैमेज भी होंगे, आपको खराब स्थितियां भी देखनी पड़ेंगी। कभी कभी होता क्या है कि आप अच्छा खासा बना बनाया केस अपने एराटिक बिहेवियर की वजह से लूज कर जाते हैं। तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी इतनी रखनी चट्टान की तरह जी। जिस समय कभी कभी ऐसा केस होता है कि मान लीजिए किसी क्लाइंट को दिक्कत हो गई, और ये जनरली क्लाइंट्स तब करते हैं जब क्लाइंट लूज कर जाते हैं। हाँ जी। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई भी केस जब कोर्ट में जाता है तो दो चीज़ें होती हैं।
एक फैक्ट, एक लॉ। बिल्कुल। ठीक, लॉ ये है कि कोई किसी को नहीं मारेगा। फैक्ट ये है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के सर पे ईंट मार दी। बिल्कुल। अब ईंट मारी ये फैक्ट है, नहीं मारनी चाहिए दैट इज लॉ। ये लॉ है। बिल्कुल। लॉयर इज द मैन, लीगल ब्रेन ऑफ द क्लाइंट। जी। लॉयर अपने पास से कोई फैक्ट नहीं दे रहा, जो बिल्कुल। फैक्ट आप दे रहे हैं उसी को लॉयर अकॉर्डिंग टू लॉ प्लीड कर रहा है, कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल। कि साहब अगर इन्होंने मारा तो ये साबित भी हो रहा है कि अगर इन्होंने मारा तो इन कंडीशंस में मारा, इसके बाद इसके अलावा कोई तरीका नहीं था। एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाऊंगा, कहानी नहीं, किस्सा है। जी। मेरा बेटा है तो खैर 8 साल का है, नर्सरी में या फर्स्ट में, केजी में या फर्स्ट में, उसके पास एक वो थी स्टोरी, वो गोल्डन एग वाली स्टोरी की मुर्गी जी। ने बिल्कुल। जो है अंडा दिया। वो किसान ने फाड़ दिया मुर्गी का पेट। बिल्कुल। उसकी कोर्स में भी स्टोरी थी, रियल किस्सा है ये मेरे बेटे के साथ का। जी। एग्जाम था तो मेरी वाइफ ने कहा भाई इसे सुन लीजिए, हम्म। मैंने क्या याद किया। मैं सुन रहा था, मैंने कहा हाँ भाई स्टोरी सुनाओ। स्टोरी सुनी बच्चे की, हाँ जी। मुझे बड़ी कनेक्ट करके गई, इसलिए मुझे याद है। एक किसान था, वो बहुत दिनों से भूखा था, उसके पास खाने को कुछ था नहीं, उसके बच्चों के पास भी कुछ खाने को नहीं था, तो उसने मुर्गी मार दी और खा ली। पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया बिल्कुल कहानी का। ये लॉयरिंग का कंटेंट है। बिल्कुल। किस्सा वही हुआ कि मुर्गी मरी बिल्कुल। और रीजन मुर्गी नहीं मरनी चाहिए थी, बिल्कुल। लेकिन उसकी रीजनिंग करके उसको वैलिडेट कर दिया गया। बिल्कुल। अब इस स्टोरी के बाद हो सकता है आपके दिमाग में कंटेंट आए कि उस किसान ने मुर्गी को अपने सर्वाइवल के लिए मारा, तो क्या एक्ट लीगलाइज हो गया? नहीं। यही इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल। और लॉयर का काम केवल क्लाइंट की बताई हुई घटना का लीगल पर्सपेक्ट में इंटरप्रिटेशन है। जी। घटना में कोई रोल नहीं। बिल्कुल। एक अक्सर मुझे सुनने को मिलता है, आपने भी सुना होगी, वकील झूठ बहुत बोलते हैं। 100% इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैं कंडेम करता हूं। बिल्कुल। कारण क्या है? सच या झूठ फैक्ट है, बिल्कुल। वो है जो क्लाइंट लॉयर को बता रहा है। लॉयर केवल उसकी बात को लीगल फ्रेमिंग फ्रेम करके कर रहे हैं। प्रेजेंट कर रहा है, तो जी। झूठ कौन बोल रहा है? बिल्कुल। तो क्लाइंट झूठ बोल रहा है खुद, और इल्जाम लगा रहा है वकील पे। ठीक, तो मैं जो आपको बता रहा था कि ये इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल। अब मसला क्या आया कि आपका कहना है कि क्लाइंट्स अक्सर जो हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, भाई ये हो गया, मिल गया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके लिए एक बड़ी स्टेबल मेंटेलिटी की ज़रूरत है, मेंटल एपेटाइट की ज़रूरत है। हमें समझना पड़ता है। मैं अपने प्रोफेशनल फ्रेंड से कहना भी चाहूँगा कि डोंट गेट इरिटेट। वो मुकदमा हारा हुआ है। किसी जीते हुए आदमी ने आज तक कभी वकील पे एलिगेशन नहीं लगाया कि मेरा वकील मिल गया था या ये हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था। बिल्कुल। ये एलिगेशन हमेशा वो पार्टी लगाती है जो हार गई होती है, और उसको ये चाहिए कि गारंटेड रिजल्ट चाहिए कि मैं जीत जाऊं। गारंटी तो लीगल प्रोफेशन में हो ही नहीं सकती, और जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। इसमें भैया एक ना एक्चुअली एक केस है जो हमारी नॉन में है, तो थोड़ा सा इसको मैं वो करूँगा, काउंटर करूँगा। काउंटर ऐसे कि एक लड़की है, उसका डाइवोर्स का केस चल रहा था, हमारे नॉन में ही था, और एक वकील साहिबा उसका केस लड़ रही थी। वो केस लगभग जीत रही थी। अब 2 केस चल रहे थे, एक डोमेस्टिक वायलेंस का और एक डाइवोर्स का। तो डोमेस्टिक वायलेंस वाला वो जीत रही थी, और उसके हिसाब से अभी डेट पढ़नी है डाइवोर्स केस की, अब वकील बताएगी। आप मानेंगे नहीं, 3 डेट पढ़ी और वकील ने उसे बताया ही नहीं। और जो वो केस जीत रही थी लगभग डोमेस्टिक वायलेंस का, एक
वो लग गई, क्या नाम है, मेंटेनेंस बढ़ा के लग गई, एक इंटर्निम क्या कहते हैं उसको, जो एकदम स्टार्टिंग में एक लगा दी जाती है, तो वो 5,000 थी, उसके बाद वो 15,000 कर दी। लेकिन वो बंदा जो है चला गया केस लड़ने हाई कोर्ट में, उसने उसके खिलाफ अपील कर दी, वहां पे भी वो, लेकिन उसकी वकील ने उसे बताना बंद कर दिया। समझ रहे हैं, उसको फीस जा रही है, सब कुछ जा रहा है, वो केस खत्म हो गया है, डाइवोर्स वाला वो कैंसिल हो गया है, इसको पता ही नहीं है। जब दूसरे केस जो हाई कोर्ट वाला जब गया मामला, तो वो ये था कि ये वकील नहीं लड़ पाएंगे वहां पे, तो वो दूसरे वकील के पास गए, तब पता चला कि भाई वो केस तो आपका खत्म हो गया, उन वकील ने बताया। तो यहाँ पे एक ये सिनेरियो भी होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि पाक साफ 100% लोग हैं। दूसरा, वही जब दूसरा वकील जो हाई कोर्ट में गया, कुछ प्रेशर बनवाया हम जैसे दोस्तों ने उसके हस्बैंड पे, और कि भाई केस खत्म करवाओ जल्दी, ठीक है, तो कुछ पुलिस वाले आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह उनसे थोड़ी, जो आजकल चलता है नहीं, तो थोड़ा प्रेशर बनवाया गया कि भाई केस को जल्दी खत्म करो, इतना तंग ना करो। तो वो जो लड़का कह रहा था 5 लाख ही दूंगा, लेना डिवोर्स तो लो जाओ, वो 20 लाख रुपए देके गया। लेकिन उसने अपनी वकील को बोला कि आप उनके वकील से बात करो, इनके आपस में भी हो गई बात, और इसने 15 लाख अमाउंट इसको अपने मुंह से बोला पहले कि मैं वैसे 20 दे दूंगा, लेकिन 15 मैंने आपके वकील को बोला, ताकि वहां पे एक डिस्कशन हो और ऐसे करके हम वो कर लें, क्योंकि वो अपने बेटे के चक्कर में देना चाहता था कि मैं 20 लाख रुपए दे दूंगा। जब वो बात करने गया, उसने बात करी 15 लाख की उसकी वकील ने, और इसके वकील से, इसके वकील ने लड़की को बुलाया, वो थोड़ा कुछ ज्यादा सीन, हमेशा कहते थे अकेले मिला करो मुझसे, अपने पेरेंट्स को ही मत लाओ, अकेले लड़ो अपनी लड़ाई, वो वाला सीन चलता था उनका। तो जब वो बताया उन्हें, तो उन्होंने ये कहा कि वो 8 लाख दे रहे हैं सिर्फ, समझ रहे हैं, तो करना है तो बताओ, मैं आज ही हाँ कर दूं। देखो मैंने 5 से तो 8 करवा ही दिया। फिर हमारे कुछ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त, वो भी वकील है, हमने उनसे ही कांटेक्ट किया, वो वकील छुड़वाए। हमारा दोस्त, खैर मैं उसका भी नाम लेना चाहूंगा, सुनील का, बड़े अच्छे लोग जो कहते हैं ना मददगार, वो आए, फ्री में केस लड़ा। केस क्या था, अब तो आपको जाना ही वैसे भी मीडिएशन में ही था वापस, और खत्म करना था, लेकिन वो जितनी भी डेट्स हुई, उसने मैंने उसके अकाउंट में कुछ अमाउंट डाला भी, उसने पहले वो उस लड़की को देना, और मैंने ये कहा था कि उस लड़की ने दिया यार, तो वो उसने उस लड़की को देना चाहा, उसने नहीं लिया तो उसने मुझे लौटा दिया, लेकिन उसने वो लड़ा केस बाद में। तो कहा वो 20-15 बोल के आई है, और वो कह रहा है कि मैं वो 8 दे रहे हैं, तो जो भी इनकी सेटिंग वकीलों की आपस में, लेकिन ये केस भी होते हैं जिसके बाद शायद, वही कहता हूं ना कि सब नहीं होते खराब, पुलिस में भी 1-2 रिश्वत लेंगे पूरे डिपार्टमेंट पे जाता है नाम, तो ये चीजें भी होती हैं। तो देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी जगह हो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि फैक्ट मेरी जानकारी में नहीं है, हाँ जी। लेकिन हो सकता है ऐसे एक्सेप्शंस होते हों। बिल्कुल। मेरी जानकारी में कोई ऐसा एक्सेप्शन अभी तक मेरे सराउंडिंग्स में नहीं मिला मुझे। लेकिन आप मानते हैं कि अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल गलत है। बदनाम करते हैं। हाँ, ये प्रोफेशनल एथिक्स के भी खिलाफ है। बिल्कुल। मेरे पास तो मैं एक्चुअली ज़्यादातर सिविल का मैटर देखता हूँ। यहीं आपके रेडिसन में अभी मेरी आपसे बात हो रही थी, हाँ जी। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसका मैटर था, तो मुझसे भी ऑफर आया कि भाई ऐसा है, ऐसे ऐसे सेटल करा दो। हाँ जी। अक्सर आते हैं बिल्कुल। कि ऐसे ऐसे सेटल करा दो, आप अपना ले लो। हम्म। तो जो क्लीन हैंड से काम करने वाला होगा, वो बिल्कुल। कहेगा भाई देखिए, मैं आपको सेटलमेंट के सर्कमस्टांस दे दूंगा, एटमॉस्फेयर दे दूंगा, बिल्कुल। सेटलमेंट तो आपको करना आप ही को पड़ेगा। करना, बिल्कुल, डिसीजन विल बी योर्स। तो जो लॉयर साफ हाथ से काम कर रहा है, मेरा मानना ये है कि जैसे मैं अगर किसी सेटलमेंट के में इन्वॉल्व होता हूँ, तो मैं पार्टीज को अपने चैम्बर में या किसी भी एक लोकेशन पे आमने सामने बिठा देता हूँ कि भाई ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, अपनी आपस में बात कर लो। 1 रुपए से लेके 2 करोड़ तक, 5 करोड़ तक जो भी अमाउंट है, तुम देने वाले हो, तुम लेने वाले हो, तुम जानो, ये जाने, मेरी फीस ये है, मेरी दे जाओ, वो मेरी लीगल फीस है। बिल्कुल। वो तो ट्रांसपेरेंसी अगर हम रखेंगे तब हम सरवाइव करेंगे, वरना आज आप मुझे ये एपिसोड बता रहे हैं, हाँ जी। वो तो ठीक है, आपने नाम नहीं लिया, बिल्कुल। वरना आज आप पॉडकास्ट पे है तो आप नाम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल। आप कहीं बाहर बैठते होंगे तो आप नाम भी हम लेते भी होंगे। बताएंगे, बिल्कुल, तो बदनामी तो है। तो एक बिल्कुल। काट की हांडी एक बार चढ़ा लोगे, 2 बार चढ़ा लोगे, बिल्कुल। लाइफ टाइम सर्वाइवल तो नहीं होगा। बिल्कुल। तो जब अगर आपको पेशा कर रखना है और लंबे समय तक रखना है, इस पेशे में बहुत बहुत खूबी भी है कि ये एक ऐसा पेशा है कि आप अपने आगे वाली पीढ़ी को ऐसे ही दे सकते हो। जी। अगर आप ही नाम खराब करके चले जाओगे तो वो बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल।
बिल्कुल तो इससे आप अपने बच्चों का भी फ्यूचर कैरियर अगर वो बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल तो उसमें भी आप स्टेक पे लेते हो, और सोशल रेपुटेशन जो आपकी होनी चाहिए, जो सोशल रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए, उसमें तो डिटोरेशन आ ही रहा है। बिल्कुल। और भैया जब आप बात कर रहे हैं ना कि यही सही गलत की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक प्रेशर तो ये भी होता है कि सही दिखना है हर जगह, है ना? मतलब कि अगर मतलब आपके जो क्लाइंट है वो दोनों टाइप के होते होंगे, सही भी और गलत भी, लेकिन आपको एक रिप्रेजेंटेशन देनी है सही, तो उसका कि हमेशा सही दिखने का जो प्रेशर होता है वो कैसे मेंटेन किया जाता है? देखिए, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, जी तो जिन लॉयर्स के फंडामेंटल क्लियर होते हैं वो शुरुआत में वकील को बताते थे, भाई देखिए आपके मुकदमे में ये कमी है, जी गारंटी मेरी कोई नहीं है, मैं अपना बेस्ट एफर्ट करूंगा आपकी चीज़ें प्रेजेंट करने के लिए। जी रिजल्ट क्या होगा ये या तो ईश्वर जानता है, या जज साहब को जो समय लगेगा वो करेंगे। जी तो अगर आप इतने क्लीन हैंड से आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ प्रेशर नहीं देगी। बिल्कुल और अगर आप किसी ऐसे इंटरेस्ट में है कि भाई एनी हाउ ये मुकदमा मुझे मिल जाए, तो फिर तो जब डबल नॉन साइन इंजूरी है, जब आपने कंसेंट दे दी, तो फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स भी तो आप देखेंगे। बिल्कुल। और भैया एक चीज़ होती है कि जैसे जब एक ना अगर मैं क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से सोचूं तो डेट्स मिलती हैं बड़ी लंबी लंबी। ट्रायल आपको पता है कि जो हमारे इंडिया में जुडिशल सिस्टम का जो हाल है, 3-3 4-4 महीने बाद की एक डेट मिलती है। ऐसे ही जब लंबे ट्रायल और तारीखों पे तारीखें मिल रही हैं और लंबे केस चल रहे हैं, तो एक वकील की नींदों पे क्या असर पड़ता है उसका? कोई असर नहीं पड़ता। ये मैंने आपको सबसे पहली बात बताई कि आपको मेंटल स्टेबिलिटी अपनी रखनी पड़ेगी, बिल्कुल एक स्टेबल माइंडसेट रखना पड़ेगा। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, हाँ जी इसका केवल मेरे हिसाब से एक ही रूट कॉज है। जब लॉयर्स अपने आप को केस में पर्सनली इन्वॉल्व कर लेते हैं, हम्म, जब उनके पर्सनल इंटरेस्ट उन्हें दिखने लगते हैं, तब ये सारे स्ट्रेस होते हैं। आप मुकदमे को साक्षी भाव से देखिए हम्म, कि मैं केवल फैक्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ, जीतेंगे आप जीतेंगे, हारेंगे आप हारेंगे। बिल्कुल आपने जो कुछ किया, आपके साथ जो कुछ हुआ, आपका जो कुछ घटनाक्रम है, उसको मैं लीगल प्रोस्पेक्ट्स में कोर्ट के सामने रख रहा हूँ। हम्म, तो ना तो घटना मैंने करी, बिल्कुल ना कोई कृत्य मैंने किया, और ना मैं इसमें से किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ। तो मेरी जीत हार कैसे होगी? जीत हार तो क्लाइंट की। प्रॉपर्टी के मैटर में भी प्रॉपर्टी मिलेगी तो क्लाइंट को मिलेगी, जाएगी क्लाइंट की जाएगी। अब मैं जिस दिन उसमें सोचूंगा कि साहब इसमें से 100 गज की मुझे मिल जाए, तो मैं अपनी नींद और हेल्थ दोनों से कॉम्प्रोमाइज करूंगा। बिल्कुल। और एक ना ये पर्सनल क्वेश्चन है, ये हर प्रोफेशनल के साथ है एक्चुअल में, कि अगर, और खासकर मैं या फिर कंपेयर करूंगा डॉक्टर्स और वकीलों को लेके आता हूँ, कि अगर आप घर पे वकील हो या डॉक्टर हो और आपके रिश्तेदार आपका बहुत फायदा उठाते हैं कह लो, या अपेक्षाएं रखते हैं, है ना? तो वो अपेक्षाएं ऐसे रखते हैं जहाँ डॉक्टर कोई फोन कर देगा मासी बुआ के, यार ये तबीयत खराब है, बच्चे कौन सी दवाई लें? अब डॉक्टर तो बड़ा आसान है, अच्छा आंटी ये वाली दवाई ले लेना। लेकिन जब एक केस लेके आपके रिश्तेदार आपके पास आते हैं, अब एक प्रेशर ये है कि यार केस, आपका तो खैर मैं जानता हूँ सोशल वर्क बहुत करते हो, लेकिन एक वकील अगर मैं प्रोफेशनली सोचूं कि टाइम तो उतना ही जाएगा केस पे, अब वो पैसों की उम्मीद रखना, कितना बोलना है, तो ये जो एक प्रेशर होता है रिश्तेदारों का, ये वही प्रो बोनो वाली बात आ गई एक तरह से फिर से मुड़ के। लेकिन क्या इसको भी, ये एक तरह से कई बार आपके कह सकते हो कि नुकसान है इस चीज का भी? देखिए सुशील जी, एक बड़ी पुरानी प्रवर्ब है, हाँ जी देयर आर नो फ्री लंच। बिल्कुल, देयर इज नो फ्रीलांस। एक बाप अपने बच्चे को हाँ जी फ्री में खाना नहीं खिलाता। बिल्कुल बच्चा वापसी में उसे वो लव, वो अफेक्शन, वो रेस्पेक्ट टेंडर कर रहा है। बिल्कुल आप मुझे बताइए, अगर बच्चा, वही बच्चा उस बाप के नियंत्रण के बाहर चला जाए, गालियां देने लगे, कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, अब्यूज करने लगे, हर्ट करने लगे, बिल्कुल तो क्या
बाप उसे बहुत ज्यादा दिन अपने साथ रखेगा? नहीं रखे। नहीं रखेगा। लेकिन रिलेशनशिप तो वही बाप बेटे तो की, वही है, बिल्कुल लेकिन खाने का संबंध खत्म हो गया। बिल्कुल। ठीक। तो जो बात आपने कही, ये रिश्तेदारों पर डिपेंड करता है जी या संबंधियों पर डिपेंड करता है। मेरे पास मेरे भी रिलेटिव्स आते हैं, कई रिलेटिव्स के मेरे पास केसेस हैं। मुझे वो अफेक्शन देते हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मुझे अपने बेटे की तरह अफेक्शन देते हैं। मैं उनके लिए जो कुछ कर सकता हूँ करता हूँ। मेरा अपना मानना यह है कि मेरे फादर अगर मुझसे एक काम कहेंगे तो क्या मैं उनसे मना कर दूंगा? नहीं। तो मैं अपने चाचा से कैसे मना कर दूंगा? या तो मैं पापा को और चाचा को अलग अलग समझता हूं। बिल्कुल। तो वो प्रोबोलो वाली केस में नहीं है, वो तो मेरे घर का काम है। तो प्रोस्पेक्टिव जो है वो ये होना चाहिए आपका। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल मेरे पास अगर कोई मेरा रिलेटिव लेके आता है तो मैं उन्हें बता देता हूँ, सर जो एक्सपेंस आएंगे वो आपको बियर करने होंगे, और फीस में इसमें कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ये आपके एक्सपेंस आते हैं, आप अपने हाथ से पे करते हैं। बिल्कुल। ये हमारे साथ भी होता है, आईटी लाइन का हूँ, आपको पता ही है शुरू से। तो कईयों को वेबसाइट बनानी है, अपने दोस्त छोटा भाई आपका वो कह देता है कि वो तो ऑर्डर करता है, भाई ये वेबसाइट बना दे जरा। ठीक है, तो ये कहता हूँ भाई जाके ये इतना खर्चा है बस कि इतने का तेरा डोमेन आएगा, इतने का तेरा सर्वर आएगा भैया। बाकी ये चीज तो बिल्कुल फैक्ट है कि आपका प्रोस्पेक्टिव और आपका नजरिया है कि आप क्या चाहते हो, आप दुनिया को क्या देना चाहते हो। सवाल ये है कि अगर आप सारी दुनिया को केवल पैसे के तराजू में तोलेंगे, बिल्कुल, तो फिर दुनिया आपको पैसे के तराजू में तोलेगी। बिल्कुल। हर चीज हमेशा पैसा ही नहीं कमाना होता, कभी कभी रिश्ते भी कमाने होते हैं। न्यूटन का एक तीसरा नियम, हाँ जी, कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल। मैं इसे अपोजिट नहीं बताता हूँ, रेसिप्रोकेट रिएक्शन मानता हूँ। आप जो एनर्जी फेंकोगे वो एनर्जी लौटेगी। बिल्कुल। आप अफेक्शन दोगे, अफेक्शन मिलेगा। आप एक्सप्लॉइटेशन फेंकोगे, आपको एक्सप्लॉइटेशन मिलेगा। बिल्कुल। मेरे रिलेटिव्स मेरे लिए काम लेके आते हैं, मुझे लगता है कि मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि मैं इनका काम कर सकता हूँ। मेरा प्रोस्पेक्ट ये है सोचने का कि मैं ये मान रहा हूँ कि इनको ये लग रहा है कि इनके घर का बच्चा इतना सक्षम हो गया, इतना स्टेब्लिश हो गया कि वो काम को ठीक से कर लेगा। बिल्कुल। मैं रिकॉग्निशन मानता हूँ उसे। बिल्कुल। बिल्कुल। लोगों के अपने प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और भैया एक चीज होती है, क्लाइंट जो है ना वो टेक्निकल भाषा नहीं समझते, और आप कानूनी भाषा तो बहुत ही जटिल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उन जटिलताओं को एक ऐसे संवाद में बदलना जो सामने वाले इंसान को समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि हम सीए के, आप ही सीओ के उसमें पढ़ते होंगे, तो सीए तो हमेशा टेक्निकली बात करेंगे जो आपके समझ में नहीं आएगी। लेकिन वकीलों को क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है और उसको ये बताना है कि हाँ ये चीजें हैं, ये नहीं है, तो वो कितना मुश्किल होता है। देखिए सुशील जी, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप कोई हैंकी पैंकी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रही बात एक्सप्लेन करने की, समझाने की, तो हमारे एक पेपर होता था जूरिस्प्रूडेंस का, हमें पढ़ाते थे डॉक्टर दीपक आनंद सर, प्रोफेसर थे हमारे। बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट होता है जूरिस्प्रूडेंस, कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, और केवल आपको प्रूडेंस डेवलप करनी है जुडिशरी के हिसाब से। उन्होंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उन्होंने कोई क्वेश्चन पुट अप किया, आपसे पूछा हाँ भाई क्या समझे, तो आपसे वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप एग्जैक्ट रिप्लाई देंगे। तो सर समझ में नहीं है, जो समझ में आया वो बताओ। अब वो आपसे कहीं बात कर रहे हैं, आपने बहुत इररिलेवेंट और अनरिलेटेड बात कर दी उनसे। ये उनका तरीका था कि आप जो बात कह रहे हैं वो वहां से कनेक्ट करके आपको मुद्दे तक ले आएंगे। तो ये तरीका मैंने वहां से सीखा और मुझे उनका ये तरीका बहुत पसंद आया कि मुवक्किल कहां तक समझ पा रहा है,
जहां वो समझ पा रहा है उसे वहां से उठा के अपने तक लाना है। आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने आप वहां चल के आ जाएगा जहां आप उसे बता रहे हैं। तो उसके लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है। एक इससे रिलेटेड एक और बात बताऊं, हमारे उत्तर प्रदेश में 2 मीडियम चलते हैं, जी। हिंदी और इंग्लिश। आप ड्राफ्टिंग किस लैंग्वेज में कर रहे हैं? तो मुझसे अक्सर मेरे साथी ये कहते हैं कि भैया आप इंग्लिश में भी ड्राफ्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी आप हिंदी में ड्राफ्ट करते हैं, कभी आप इंग्लिश में ड्राफ्ट करते हैं, आप ये कैसे तय करते हैं कब ड्राफ्ट करेंगे? सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जब क्लाइंट समझे। क्लाइंट जो भाषा समझ रहा है बिल्कुल। उस भाषा में ड्राफ्टिंग होनी है, ताकि कल को उसको ये ना लगे कि मैंने ये बात बतानी थी और मैंने ये बात बताई थी और आपने नहीं लिखी। जी। फैक्ट मेरे नहीं है, बिल्कुल। फैक्ट क्लाइंट के हैं। बिल्कुल। अगर उसको ही समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया और वकील साहब ने क्या लिखा, मुकदमा कैसे हो पाएगा? बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि जिस समय एविडेंस पे बात आएगी, क्या चीज प्रूव करेगा वो? बिल्कुल। तो हम इसको इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि जिस मीडियम में आप समझेंगे उस मीडियम में हम आपको समझाने की कोशिश करें। और भैया जब हम केस की बात कर रहे हैं ना, केस तो लंबे चलते हैं कई बार, और ये आप फैक्ट आपने शुरू में ही बोला कि जो वकील ये बोल दे कि मैं इतने टाइम में कर दूंगा, वो झूठ ही बोल रहे है ना। अब केस चल रहे हैं लंबे लंबे, और हर क्लाइंट को यही लगता है बस अगली 1-2 डेट में मेरा ये, क्योंकि उसको लग रहा है मेरे पास तो फैक्ट्स हैं, लेकिन कोर्ट के लिए फैक्ट्स अलग चीज होती है, वो विद प्रूफ होते हैं। अब जब केस चलते हैं लंबे, तो वही क्लाइंट गुस्सा करने लग जाता है, 2-3 साल बाद उसका गुस्सा भी सहना पड़ता है। तो उसका जब गुस्सा आता है तो उसको सहने का, क्योंकि कई वकीलों का अपना एक एटीट्यूड भी होता है, ईगो भी होती है, तो आप कैसे हैंडल करते हो ऐसे गुस्से को? देखिए, मैंने आपको फिर वही बात कही कि माइंडसेट, बिल्कुल स्टेबल माइंडसेट है। डॉक्टर के आदमी जा रहा है तो चीखता पुकारता जा रहा है, तकलीफ में जा रहा है, वो तुम्हारे पास आया इसीलिए है क्योंकि वो परेशान है। बिल्कुल। परेशान आदमी से आप किसी भी मतलब सुलझी हुई बात की उम्मीद कैसे करें? वो तो दर्द में करा रहा है। ठीक, उसको समझाना पड़ेगा कि आप नीचे से ऊपर 30 सीढ़ियां अगर चढ़ के आए हैं तो कितना टाइम लगा होगा आपको? तो बताता 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। क्या आप ये काम 2 मिनट में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या दिन जो आपका घूमता है कितने घंटे में घूमता है? 24 घंटे में। क्या आप इसे 2 घंटे में घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते। तो फिर हर चीज की प्रक्रिया का एक समय है और प्रक्रिया अपने समय से चलेगी। अब जो आपने बात बताई लंबी लंबी डेटों की, समस्या जो बेसिक है उस पे लोगों का ध्यान नहीं है। समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। हम पे उतनी ना कोर्ट्स हैं, ना हम पे उस हिसाब से जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, ना जज है। और ना हमारे पास उतना सेटअप है। बिल्कुल। कहीं कहीं कोर्टों में तो 3-3 ऑफिसर्स के बीच में एक स्टेनो काम कर रहा है, तो जज भी ऑर्डर कैसे कर लेगा और स्टेनो भी कहाँ तक टाइप करेगा? मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। तो अगर इसकी स्पीड आपको बढ़ानी है, छुट्टी कम करने से नहीं होगा। बिल्कुल। आपको पैराफिनालिया बढ़ाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2020 से सरकार चीख रही है ऑनलाइन हियरिंग, ऑनलाइन हियरिंग, ऑनलाइन प्रोसीडिंग। नोएडा वगैरह जैसी शहरों में शुरू हो गई हो तो हो गई हो। दिल्ली में हो गई है, नोएडा का पता नहीं। हाँ, तो मैं तो खैर नोएडा कोर्ट काम नहीं किया अभी, तो यहाँ कहीं हो गई हो तो हो गई हो एनसीआर वगैरह में। वरना उत्तर प्रदेश के जो 80 जिले हैं उनमें से 75 जिलों की तो मैं गारंटी रख रहा हूँ कि वीसी शुरू नहीं हुई। ठीक, एक सिंपल एग्जांपल है, हमारे यहाँ आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी प्रिस्क्राइब्ड जजेस हैं उनमें से मेरे ख्याल से शायद 100 तो एडीजे कम है। 80 जिलों में 100 यानी 125 एडीजे कम है। ये 70 या 75 1970 या 75 में प्रिस्क्राइब नंबर था,
गिनती बढ़ रही है, मुकदमों की गिनती बढ़ रही है, पैराफिनालिया नहीं बढ़ रहा है। ट्रू। हम बरेली बैठते हैं, हमारा हाईकोर्ट इलाहाबाद है, बिल्कुल। जबकि 1300 करोड़ से बेंच बनाई लखनऊ में। 1300 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के लखनऊ में हाईकोर्ट बेंच है, लेकिन बरेली को लखनऊ से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है। जबकि वेस्टर्न यूपी में बेंच के लिए एक बड़ा आंदोलन चला साथियों का, हमसे तो बहुत सीनियर लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। मेरे उस्ताद हैं तो दिवंगत हो गए, बाबू घनश्याम शर्मा जी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन बेंच स्टेब्लिश नहीं हुई। अगर अब बरेली के आदमी को हाई कोर्ट मुकदमा करने 550 किलोमीटर जाना है, जबकि 250 किलोमीटर पे बेंच है, तो जब तक हम पैराफिनालिया पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम नंबर ऑफ जजेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बढ़ाएंगे, आप कुछ कर लीजिए। एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ, बड़ा अच्छा याद आया मुझे। एक चीज आई है लोक अदालत। हाँ जी। तो आप सुनते हैं हर 3 महीने बाद 10,000 मुकदमे तय हो गए। बिल्कुल ठीक, अगर हर तीसरे महीने 10,000 मुकदमे तय हो रहे हैं, तो एक दफे डाटा भी तो बताइए। बिल्कुल। इससे पहले कितने थे, उसके बाद कितने रहे, एक दफे इसका कैटेगराइजेशन मंगा लिया जाए। मैं पॉडकास्ट पे कह रहा हूं ये बात कि लोक अदालत में जो मुकदमे तय हो रहे हैं, जो हजारों की संख्या में नंबर आ रहा है, इसका एक दफे कन्फिगुरेशन मंगा लीजिए कि कौन कौन से मुकदमे आपने तय करे। मैं गारंटी रख रहा हूं 80% ट्रैफिक के चालान है, और वो 1 महीने पहले से काटने इसलिए शुरू कर दिए जाते हैं कि लोक अदालत में सेटल कराने। तो क्या यही कॉन्सेप्ट है? 2 मेन केस है, या तो लोन के मैटर से, लोन रीपेमेंट, और या ट्रैफिक चालान। इसके लिए तो आप ट्रिब्यूनल भी बना सकते हो, क्यों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हो। तो लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट था पैटी मामलों को फटाफट निपटाने का, वो खत्म हो गया। और बाकी मामलों में भी जिसमें पार्टी ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो मामले सेटल हो रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा नंबर है, उसके लोक अदालत की क्या जरूरत है, तो रेगुलर मुकदमा कोर्ट में भी हो जाएगा जी। और भैया एक हम 2-3 साल पहले का जब मैं डेटा देख रहा था, हम एक एप्लीकेशन बना रहे थे वकालत से रिलेटेड ही, तब मैंने देखा था कि पर डे 22,000 केसेस तो इंडिया में रजिस्टर होते हैं रोज के, और अब 3 महीने बाद सिर्फ 10,000 केसेस को सॉल्व करके कह रहे हैं कि जी अदालत बिठा दी हमने। उसका कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं, जो आप लोक अदालत में दिखाते हैं 10,000 मुकदमे, उसमें भी कौन से सॉल्व हो रहे हैं, उसमें कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। बिल्कुल। तो क्या ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक चालान के भुगतान के लिए है? वो तो ऑनलाइन भी पेमेंट हो सकता है। बिल्कुल। उसके लिए ट्रिब्यूनल बना लीजिए, फिर ट्रैफिक क्या कोई विंडो खोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लंबी पेंडेंसी के लिए जिस तरीके से लॉयर्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। हो सकता है कुछ केसेस ऐसे हों, लेकिन अगर आप रेशनल रीजंस देखेंगे तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ पैराफिनेलिया और जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये इसका एक बहुत बड़ा रोल है। जी। और भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे क्या होता है ना कि कुछ प्रोफेशन होते हैं जो फिजिकली जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, और कुछ होते हैं जिसमें आपको मेंटली इन्वॉल्व होना होता है। वकालत एक ऐसा है जहाँ शायद आपको फिजिकली भी इन्वॉल्व होना है और मेंटली तो होना ही होना है जी। तो आपको लगता है कि जब आप मेंटली इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वकीलों के लिए थेरेपी और ये जो काउंसलिंग्स होती हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ये होनी चाहिए, सामान्य रूप से ये देनी चाहिए उनको? देखिए सुशील भैया, वकीलों के स्वास्थ्य में जो कमी आ रही है, हाँ जी, उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस का।
मेरे काउंसलर, मैं काउंसलिंग कराता रहता हूँ हर महीने। मेरे जो मेडिकल काउंसलर हैं वो होम्योपैथ हैं बरेली के, डॉक्टर सुधांशु आर्य। हाँ जी। उनका एक जो विजन है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल रूम कहाँ है? ब्रेन। बिल्कुल। तो आपकी बॉडी में अगर कोई भी रेगुलरिटी आ रही है, उसका सीधा कनेक्शन ब्रेन ब्रेन से से। बिल्कुल। और स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन कहाँ से? भी ब्रेन से है। ठीक। बिल्कुल। अगर ब्रेन एग्जॉस्टेड होगा, ब्रेन काम करता है नर्व्स के थ्रू, बिल्कुल। अगर ब्रेन की नर्व्स में टेंशन है, टेंशन क्या है, बिल्कुल तनी हुई है, मैसेजेस को प्रॉपरली इधर से उधर सर्कुलेट नहीं कर पा रही हैं, तो आपकी जिस नर्व पे स्ट्रेस ज्यादा होगा, वो जिस बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट कर रही होगी, उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप सोचिए कितना बड़ा रोल है स्ट्रेस का आपकी बीमारी में। बिल्कुल। शुगर पेशेंट्स की बात करता हूँ तो डॉक्टर्स भी मानते हैं स्ट्रेस से दी हुई है। तो अगर स्ट्रेस रिलीज होगा तो आपकी फिजिकल हेल्थ में निश्चित रूप से एक बड़ा सुधार आएगा। बिल्कुल। मानसिक शक्ति बढ़ेगी आपकी सोचने समझने की। मेरे सीनियर कहते हैं कि भाई ब्रेन जो है रैम की तरह है, कंप्यूटर, आप तो कंप्यूटर के आदमी हैं, ब्रेन रैम की तरह है। इसको जितना खाली रखोगे स्ट्रेस से, उतना अनावश्यक चीजों से, उतना ही प्रॉपर प्रोसेस कर पाएगा। बिल्कुल फैक्ट है। और अगर इसमें जरा सी भी चीज फालतू गई तो जगह घेरेगी और वर्किंग कैपेसिटी खत्म कर देगी। जी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, थेरेपीज होनी चाहिए, काउंसलिंग सेशन जरूर होने चाहिए। और काउंसलिंग सेशन कोई बुरे नहीं है। बिल्कुल। इट्स नॉट अ शेम एक्चुअली। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना कंसेप्ट ये चेंज करना पड़ेगा कि अगर आप काउंसलर के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है आप बीमार हैं, आपको कोई मानसिक बीमारी है। बिल्कुल। आप रिलैक्स करने जा रहे हैं, आप रिफ्रेश होने जा रहे हैं। हर वही जब आप मुझे कहते हो कि आप टेक्निकल लाइन के, तो हमारे यहाँ एक रिफ्रेश बटन होता है कंप्यूटर में जो रैम को रिलीज करता है। अब मैं आपके पुराने सवाल से आपको कनेक्ट करूंगा कि आप तो टेक्निकल भाषा जानते हैं, मुवक्किल जो होता है उसको नॉन टेक्निकल भाषा की जानकारी है, आप उसे कैसे समझाएंगे? अब मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ जी। आपके घर में कूड़ा होता है, कूड़े को क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। बाहर फेंकते हैं। अगर घर में रखेंगे तो क्या करेंगे? बदबू आएगी। यही स्ट्रेस की पोजीशन है। स्ट्रेस आपके ब्रेन में स्टोर रहेगा तो दिक्कत देगा। इसलिए स्ट्रेस जिन फैक्टर से जनरेट हो रहा है उनको सबसे पहले ब्रेन से निकालने का काम, और थेरेपी यही करती है। वो जो प्रक्रिया है ना, कूड़े को बाहर ले जाके फेंकना, इसे आप टेक्निकल भाषा में थेरेपी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही मुवक्किल को समझाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा भैया, इसमें एक चीज आती है बीच में कि हर इंसान में ना कुछ नेगेटिविटीज भी होती हैं, और मैं यहाँ नेगेटिविटीज जो है का जो वर्ड है वो मैं यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप में आप गलत क्या करते हैं, मेरा मतलब है कि आप में कमियां क्या है, और अगर हम उन नेगेटिविटीज पे काम करें तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आप में क्या नेगेटिविटीज है जिन पे आपको काम करना चाहिए, या आप में क्या कमियां हैं, अगर सही शब्द बोलो? सुशील भाई, कमी हर व्यक्ति में होती है। कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, मेरे अंदर भी है। हालांकि मैं एक लंबे अरसे से फिल्ट्रेशन में लगा हुआ हूँ कि जो चीज़ मुझे लग रहा है नहीं होनी चाहिए वो फिल्टर हो जाए। एक चीज़ है जिसपे मैं अभी तक काबू नहीं पा पाया हूँ, और मैं लगातार कोशिश में हूँ काबू पाने की, वो है मेरा एग्रेशन। मेरे साथ एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कोई भी बात जो मुझे गलत लगती है कि ये नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई गलत बात हो रही है या जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। हमारे जुडिशरी में हमारे अक्सर हो जाता है सिस्टम में, कोई जूनियर बच्चा गया तो कोर्ट का स्टाफ है उसके साथ मिसबिहेव कर जाता है या उसे कोऑपरेट नहीं करता है या कुछ भी करता है, तो उसमें कभी कभी मेरे अंदर इतना एग्रेशन आ जाता है कि
कि वो मैं कभी कभी कंट्रोल के बाहर हो जाता है। हालांकि मैं उस पर बड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन वगैरह में भी लगा हुआ हूँ कि चीज़ें नियंत्रण में रहें, लेकिन कभी कभी जो है वो अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ कर रहा है ये सीमा के बाहर चला गया, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं आपको एक एपिसोड उसके साथ बताऊंगा। कोविड पीरियड चल रहा था जी। और कोर्ट नई नई खुली थी। कोर्ट नई नई खुली थी तो हमने कोई सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करी हुई थी। मेरा जूनियर था, बहुत सीधा लड़का था। मैंने कहा जाओ सर्टिफाइड कॉपी बन गई, ले आओ। वो लेने गया तो वो शायद कोई अनऑथराइज्ड आदमी था या क्या था, कोर्ट में बच्चा भी नया था। उसने उससे कुछ मतलब पैसे जैसी कोई चीज मांगी कि भाई मैं ये काम करूंगा जी। और इसके लिए मुझे इतना अमाउंट चाहिए। जी। उसका फोन आया मेरे पास, सर ये तो ऐसे ऐसे पैसे मांग रहे हैं। हम्म। मैंने कहा फोन दो, बात करी। जी। मैंने कहा भाई वो बच्चा है, नया है, तुम उससे ऐसे पैसे मांग रहे हो, कोई तरीका है तुम्हारा? हम्म। कोविड पीरियड चल रहा है, वो भी कहाँ से लाएगा, क्लाइंट कहाँ से लाएगा? सोचो, कुछ तो सोचो। बिल्कुल। अब ये आदमी थोड़ा सा अपनी सीमा से बाहर हो गया। बाहर जाने लगा। मुझे थोड़ा नागवार गुजरा और फिर मुझे उसे ऑफिस में जाके वो समझाना पड़ा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी मेरे साथ दिक्कत हो जाती है कि कभी कभी मेरा नियंत्रण जो है वो खो जाता है। कि एक दो लाइनें हैं, मैंने सोशल मीडिया पे कहीं सुनी थी कि माना कि हो गया हूं मैं थोड़ा बहुत खराब, जी। तो थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए। भैया अब आते हैं थोड़ा सा, हम लोग ना जब भी पुरानी फिल्मों में देखते हैं कोई केस चल रहा है तो वहां पे सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है जब वकीलों की लड़ाई, तो बार एसोसिएशंस। जो वकीलों से रिलेटेड मूवीज आई, चाहे वो अनिल कपूर की एक मूवी थी, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसमें अनिल कपूर और अमरीश पुरी दोनों ही वकील थे, उसमें बार एसोसिएशन हाँ, का। वो बड़ी फेमस मूवी थी, नाम मुझे भी उसका याद नहीं है इस हाँ समय। जी। जीत जाएंगे हम, तू हम्म। अगर संग है। तो उस मूवी में हमने बार एसोसिएशन, नाटकों में बार एसोसिएशन, और अगर कोई अपने केस के लिए नहीं भी गया, किसी के साथ भी गया है ना, अगर लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे कि अगर वो कोर्ट तक गए हैं तो वहां पे हाँ जी बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं कि बार एसोसिएशन के इलेक्शंस। जी जी जी। और खैर हम तो आपको काफी टाइम से जानते हैं और आप भी बार एसोसिएशन की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं और बार पदाधिकारी भी रहे हैं। आपका पहले तो अनुभव कैसा रहा, क्योंकि वहां पे भी स्ट्रेस है। हाँ सुशील भैया, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि आप उसे राजनीति कह सकते हैं, मैं उसे सेवा का तरीका मानता हूँ। जी। अपनी फ्रेटर्निटी जिसके लिए आप मतलब जिसने आपको इतना रिस्पेक्ट दिया है, जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो अगर आप कहीं से लेते रहेंगे तो वो ठीक नहीं, उसको आपको वापस भी करना पड़ता है। जब गिव एंड टेक होगा तब कोई भी रिलेशनशिप सर्वाइव पे बैक करेगा। जरूरी है। बार एसोसिएशन ने हमें प्रोटेक्शन दी। मैं तो आज जिस चैम्बर में बैठ रहा हूँ वो भी बार एसोसिएशन का दिया हुआ है। जी। अगर हमारा कहीं कोई कन्फ्रंट्रेशन होता है सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशियल सिस्टम में, वहाँ बार हमें प्रोटेक्ट कर रही है। बल्कि मैं तो क्या होता हूँ, मेरे ऊपर तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी चल चुकी है, वहाँ भी बार ने मुझे प्रोटेक्ट किया। वहाँ बार काउंसिल ने भी हमें प्रोटेक्ट किया। दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक काउंसिल बार काउंसिल, एक बार एसोसिएशन। बार काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो एक्ट से बनी है और स्टेट में एक होती है। बार एसोसिएशन सोसाइटी है, वो जिले में कितनी भी हो सकती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हमें इतना दे रही है, हमारे लिए इतना कर रही है, उसको कुछ रिटर्न तो हम करेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जिसे आप राजनीति कहते हैं, मैं उसे सेवा कहता हूँ। लेकिन सेवा के लिए स्रोतों की जरूरत होती है।
मैं अगर मान लीजिए पुलिस ने किसी वकील के साथ कोई ज्यादती कर दी, हाँ जी। मैं जाके खड़ा हो जाऊं, साहब मैं एडवोकेट अंतरिक्ष हूँ। तो कौन अंतरिक्ष? मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई एम ए जनरल लॉयर फॉर हिम। लेकिन अब मैं कहता हूं कि मैं बार एसोसिएशन का फलाना पदाधिकारी हूं, अब वो मेरी बात सुनने के लिए मजबूर है, तुम्हें सुननी पड़ेगी। अब अगर वो मेरी बात को इग्नोर कर रहा है तो उस एसोसिएशन की पूरी फ्रेटर्निटी को इग्नोर कर रहा है, मैं पूरी फ्रेटर्निटी का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो आप किसी की सहायता तब कर पाएंगे जब आप पे स्रोत होंगे। मैं आपसे पानी मांगने आऊं, अगर आपके पास पानी है ही नहीं तो आप मुझे कैसे पिलाएंगे? बिल्कुल, उसके लिए आपके पास पानी होना चाहिए। होना चाहिए। मैं बार एसोसिएशन को वो स्रोत मानता हूं जिससे मैं अपने साथियों की, अपने भाइयों की मदद कर सकूं, उनकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें इजी हो सकती हैं, इजी गोइंग हो सकती हैं, या जो बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं, जो उन्हें मिलने चाहिए, वो उन्हें पहुंचाने का प्रयास कर सकूं। जी। वकीलों में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो आपने बताई, प्रोफेशन के शुरू से लेकर आखिर तक सीट बैठने की, कहाँ बैठे। गवर्नमेंट तो इतना हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती नहीं। चैम्बर दे दी, बिल्कुल। हमारे साथ ही कहीं चैम्बर डाल भी लेते हैं तो बुलडोजर बाबा के बुलडोजर आ जाता है। उसे बड़ी मुश्किल से समझना पड़ता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन सब चीज़ों की लड़ाई के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। उस संघर्ष के लिए आपको एक संगठन चाहिए। बिल्कुल। और संगठन अगर बन गया, जैसे आप बार एसोसिएशन कहते हैं, ये लॉयर्स का एक संगठन है, तो इसको एक सही नेतृत्व चाहिए। वरना कोई भी संगठन अगर गलत नेतृत्व के हाथ में पड़ता है तो दिशाहीन हो जाता है और दिशा से भटक जाता है, उद्देश्यों से भटक जाता है। जिस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए उसको बनाया गया है वहां से आप असफल हो जाते हैं। बार एसोसिएशन बनाई गई कि लॉयर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाए। अब अगर वहां पे जो लीडरशिप है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए उनके कहीं कोई पर्सनल इंटरेस्ट वेस्ट हो जाए और वो बार के इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज कर जाए, फिर क्या होगा? बिल्कुल। या ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व चला जाए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका अपनी पृष्ठभूमि कुछ और है, जो बार के साथियों की समस्याओं को समझ ही नहीं रहे, जिनके उद्देश्य कुछ और हैं, तो क्या जो इतने सारे साथियों ने मिलके एक संगठन बनाया, हमारी बार तो मेरे ख्याल से शायद 125 साल पुरानी है। बिल्कुल। 125 साल पुराने संगठन के साथी जिस बिंदु पे, जिन उद्देश्यों को लेकर संगठित हैं, अगर वो उद्देश्य ही विफल हो जाएंगे तो फिर बार का क्या होगा और साथियों के, अधिवक्ता साथियों के अस्तित्व का क्या होगा? बिल्कुल। इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको एक सही नेतृत्व की जरूरत है जी। जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज ना करे। जी। इसलिए बार के इलेक्शंस में इंटरवीन करना पड़ता है कि नेतृत्व सही हाथों में रहे। और भैया जब आप कह रहे हैं नेतृत्व तो सही हाथों में रहे, तो आपने दोबारा चुनाव क्यों नहीं लड़ा? ये मेरा क्वेश्चन रहेगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि चीजें सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। मैंने 2012 में चुनाव लड़ा था, जॉइंट सेक्रेटरी था मैं, और ईश्वर की कृपा से 1 साल के टेन्योर में 8 महीने एज एक्टिंग सेक्रेटरी 32 साल की उम्र में मुझे काम करने को मिला। हमारे बार एसोसिएशन के कैंपस में 5 बिल्डिंग बनी हुई हैं। अगर वैसे कहना नहीं चाहिए, आज आपने सवाल पूछ लिया पॉडकास्ट पे तो मैं बता रहा हूं, आप उनका नक्शा मेरे दस्तखत से पास है। अच्छा। तो सेवा का अवसर मिला,
तो जो अवसर मिला उसमें जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया। उसके बाद बात चलती रही। मेरा मानना यह था कि साथियों को पर्याप्त विकल्प मिलने चाहिए। मैं कर सकता हूं तो मैं अकेला ही नहीं कर सकता हूं, सब साथियों को बराबर समान अवसर मिलने चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे और साथी चुनाव लड़े, उनकी जो मैं मदद कर सकता था मैंने किया, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट का मतलब ये कि बाहर को अगर सही नेता तो मिल रहा तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं अपना काम कर रहा हूं। बिल्कुल। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं वहां। अब साथी बहुत जोर दे रहे हैं कि भाई साहब बहुत साल हो गए, आप दोबारा लड़िए। देखूंगा अगर कुछ बनेगा। जी। और भैया लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस पॉडकास्ट के लिए, लेकिन फिर से आता हूँ अपने ना एक वही थैंकलेस जॉब की हम जब बात करते हैं वकीलों की, तो एक वकील एक क्योंकि जिम्मेदारी है उन वकीलों के ऊपर समाज की भी, तो एक वकील की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए, एक शिक्षा के लिए क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, और अपने प्रेशर को वो लोग कैसे हैंडल करें, अपने माइंड को पहले से कैसे तैयार करें? क्योंकि एक चीज होती है कि जब तक आपकी लॉबी नहीं है एक, या आपके पास एक सोर्स नहीं है, तब तक आपके पास केसेस नहीं आएंगे। जब आप मशहूर हो गए, आपके पास एक अपना नाम हो गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में हर प्रोफेशन में ये होता है, लेकिन वकीलों को शायद कुछ ज्यादा होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, जो भी नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रोफेशन में आने के लिए, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं उन्हें ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप सचमुच आना चाहते हैं तो पहला माइंडसेट क्लियर कीजिए कि आपको करना क्या है। जी। इफ यू वांट टू बिकम लॉयर, देन लीव जुडिशियल एग्जाम्स। आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है, देन स्पेसिफिकली लीव लॉयरिंग। या और कोई प्रोफेशन जो भी आपको अपनाना है, आप उसकी लाइन में काम कीजिए। आप ये सोच रहे हैं कि मैं कचहरी आ रहा हूँ और कचहरी आते आते मैं जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर लूंगा, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। देखिए, लॉ होता है दो तरीके का, एक सब्सटेंटिव, एक प्रोसीजरल। लॉयर्स जो होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ की जरूरत दो दफे पड़ती है मेनली, जिस समय हम नया मुकदमा फाइल कर रहे हैं और जिस समय हम फाइनल आर्गूमेंट कर रहे हैं। बीच का सारा प्रोसेस प्रोसीजरल लॉ है। जी। जुडिशियल एग्जामिनेशंस में मैक्सिमम सब्सटेंटिव लॉ पूछा जाता है, प्रोसीजरल लॉ का बहुत छोटा सा पार्ट होता है। तो तुम 150 या 125 नंबर के पेपर के लिए 20 नंबर की तैयारी में पूरा साल गुजार रहे हो। उस 20 नंबर में परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन क्या उस 20 नंबर से सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। मेहनत तो बेकार हो गई। बिल्कुल। तो या तो माइंडसेट बनाओ, अगर जुडिशरी की तैयारी करनी, घर पे बैठो जुडिशरी की तैयारी करो, कोचिंग करो, जो चाहे करो, बिल्कुल। कचहरी मत आओ। मेरे फादर एक बात कहते हैं कि, और मैं अपने व्यूअर्स से वो शेयर करना चाहूंगा, आप करोड़ों रुपए खर्च करके अपना गुजरा हुआ एक सेकंड वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल। तो आप पूरा पूरा साल जुडिशरी की तैयारी करते हुए प्रैक्टिस में लगा रहे हैं। जी। तो ना आप जुडिशरी में तैयार हो पा रहे हैं और ना आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। बिल्कुल। पूरा साल आपने बर्बाद कर दिया, कितना बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आप कचहरी आ भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसा सीनियर को एंगेज कीजिए अपने साथ, उस सीनियर की जूनियरशिप कीजिए जिसके पास वैरायटी ऑफ वर्क हो, जो खुद प्रैक्टिस में सीरियस हो, वरना टाइम तो गुजरेगा, सीख नहीं पाएंगे। जी। आपने मुझसे बताया, बात करी थी अभी कि क्या होना चाहिए। जूनियर्स के पास सबसे बड़ी दिक्कत होती है बैठने की जगह। बिल्कुल। मैं यहाँ एक बात सुशील भैया स्पष्ट करना चाहूंगा, आज 20 साल मुझे इस प्रोफेशन में हो गए। गवर्नमेंट अलॉटमेंट के मुझे चैम्बर मिले हुए हैं, मेरे साथियों ने बड़े अच्छे बढ़िया चैम्बर बनाए हुए हैं, बंद करके ग्लास के चैम्बर बने हुए हैं। मैंने अपने चैम्बर में आज तक गेट नहीं लगवाया। मेरे चैम्बर में न चौखट है न दरवाजा है। क्यों?
कोई भी जूनियर आना चाहे तो उसका वेलकम है। पूरी कचहरी का कोई भी जूनियर जिसके पास सीट नहीं है, वो काम करना चाहता है, अपने मुवक्किल को बैठाना चाहता है, इंटरटेन करना चाहता है, मेरे चैम्बर में आइए, आपका स्वागत है। अपना काम कीजिए, अपने क्लाइंट को डील कीजिए और अपने प्रोफेशन को बिल्डअप कीजिए। अगर मैं उसमें दरवाज़ा लगा दूंगा तो वो बेचारा बाउंड हो जाएगा मेरे वेट के लिए। जी। आप सुबह 7 बजे बिल्डिंग खोल के पहुंच जाइए, मेरा चैम्बर आपको खुला मिलेगा। हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे और बहुत सारे भाई वहाँ काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आप किसी के पैर पे पैर नहीं रखेंगे, कोई आपके पैर पे पैर नहीं रखेगा, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। जी। और यही सोच शायद सब वकीलों की हो जाए तो उनके जूनियर्स के लिए सीखना आसान हो जाएगा। मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और साथियों के साथ इसीलिए शेयर भी करता हूँ, ताकि एक एक जूनियर को अगर इस तरीके से एक एक सीनियर की भी सपोर्ट मिल जाए, प्रोफेशन में बहुत प्रगति हो जाए। जी। और भैया थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जाते जाते दोस्तों से कहना चाहूँगा कि 2 बातें करूँगा। एक तो कि एक गंदी मछली ना पूरे तालाब को गंदा नहीं करती है। ये कहावत सिर्फ तालाब तक रहे तो ज़्यादा अच्छा है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है। जो प्रोफेशन है ना उसमें हर तरह के लोग होते हैं और ये आपके प्रोफेशन में भी होंगे। अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं, क्या वहाँ पे कंपटीशन में कुछ लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर का एक केस था और एक वकील थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, अरुण यादव। हमारा केस लड़ा, सामने वाली पार्टियों ने, वकीलों ने उनको कॉन्टैक्ट भी किया और वो बाकायदा डांट देते थे। और जिस तरह उन्होंने केस लड़ा अपना समझ के, फीस लेते थे, जो फीस उन्होंने बोली वो ली भी, लेकिन जो अपना समझ के उन्होंने हर केस लड़ा। हमने सिर्फ हमारा ही नहीं, उनके जितने क्लाइंट्स थे उनसे भी सुना। वो सुना ऐसे कि अनफॉर्चुनेटली कोविड में उनकी डेथ हो गई और जब उनकी डेथ हुई तो उनके घर गए तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिले और सबने, आप मानेंगे नहीं, मेरे फादर तक रो रहे थे उनके लिए। उनका कोई रिलेशन नहीं था उनसे, बस वही कि वो 3-4 साल जो केस चला था उसमें उनसे मिलना था। और वहाँ हमने काफ़ी क्लाइंट्स को रोते हुए देखा। तो इस तरह के वकील भी हैं। और दूसरा, भैया ने एक बात करी बीच में कि स्ट्रेस दिमाग का कचरा है। मैं थोड़ा सा उसको और आगे लेके जाऊंगा। स्ट्रेस जो है ना, दिमाग में कचरे की बदबू है। कचरा वो लोग हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है, या वो वजह है जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है। उन वजहों को, उन लोगों को अपने दिमाग से, अपनी जिंदगी से बाहर कीजिए। स्ट्रेस जैसी बदबू को दिमाग से बाहर कीजिए और सुखी रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए। थैंक यू।